तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो आप ग्लोमेरुलस के हेल्प से होते हुए देखते हो। सेकंड है रीएब्जॉर्प्शन, जो कि आप नीचे किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें होते हुए देखते हो, और सिक्रीशन भी आप वहीं पर होते हुए देखते हो। तो glomerular filtration, reabsorption and secretion, these are the 3 main processes which take place in the urine formation। और ये सब आपको नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में होते हुए दिखाई देता है। पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, जिसमें कि आप देखते हो ब्लड का फिल्ट्रेशन। ये कहाँ पर होता है? ये हमारा ग्लोमेरुलस में, जो जैसे मालफिजियन कॉर्पस्कल कहते हैं, इसमें ग्लोमेरुलस है और बोमेन कैप्सूल है, दोनों के हेल्प से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है ना? तो इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ ग्लोमेरुलस है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। एक एवरेज पे देखा जाए तो 1100 से 1200 ml ब्लड जो होता है वो किडनी से हर मिनट फिल्टर होता है। और हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, जितना हार्ट में जो वेंट्रिकल्स हैं, जितना ब्लड वो पंप करते हैं हर मिनट, हिस्सा आप ये देख लो कि वो फिल्ट्रेट के तौर पर फिल्टर हो जाता है हमारी किडनीज में। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब होता क्या है कि ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, बिकॉज जिस तरह से उलझे हुए कैपिलरीज होती हैं तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो क्रिएट होता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण वहाँ फिल्ट्रेशन होता है। और फिल्ट्रेशन जो होता है वो 3 लेयर्स के थ्रू होता है। कौन कौन सी लेयर्स हैं? देखिए, पहली लेयर तो हो गई हमारी ब्लड वेसल्स की, तो जिसको बोलेंगे एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। उसके बाद बीच में हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन सेकेंड नंबर पर, और थर्ड हो गया एपिथीलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल। तो अब बोमेन कैप्सूल में ही तो जाना है उसको, तो बोमेन कैप्सूल की एपिथीलियम। तो जैसे कि आप यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ समझ लो, यहाँ पर आप देखो जैसे ये इसकी एंडोथीलियम हो गई कैपिलरी की, उसके बाद बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और फिर उसके बाद हमारी ये एपिथीलियम हो गई। तो कुछ इस तरह से बोमेन कैप्सूल की एपिथीलियम। तो ये यहाँ पर बहुत पास है, पर उसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेंगे। जैसे सपोज़ ये हमारी ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस से के बाद आपको क्या मिलेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद फिर आपको क्या दिखेगा? फिर आपको दिखेगा एपिथीलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल। तो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, अब देखिए कौन कौन सी लेयर हो गई? एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल, देन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन द एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, एंड सो व्हाट हैपन्स? द प्लाज्मा इज फिल्टर्ड। हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, और प्लाज्मा के ज़्यादातर कंटेंट जो हैं वो फिल्ट्रेट के फॉर्म में आ जाते हैं, एक्सेप्ट द प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो नहीं आते, बाकी सब आ जाते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। यस, तो बोमेन कैप्सूल में ऐसा क्या है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बोमेन कैप्सूल होता है उसमें सेल्स होते हैं पोडोसाइट्स, और पोडोसाइट्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में बहुत हल्के स्पेसेस होते हैं, या स्लिट्स होती हैं, गैप होते हैं, जिनको स्लिट पोर्स कहा जाता है या फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहा जाता है। और इन फिल्ट्रेशन स्लिट्स के बीच में से ही फिल्ट्रेट पास होता है और फिल्टर होता है। तो ब्लड इतना अच्छे से फिल्टर होता है इसमें से कि लगभग सारे कंस्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा के फिल्टर हो जाते हैं, एक्सेप्ट द प्रोटीन्स। ओके, तो वो सारे के सारे प्रोटीन्स को छोड़ करके बस केवल बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में चली जाती हैं। इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो कितना फिल्टर हो सकता है हर मिनट में, है ना? जितना भी फिल्टर हो सकता है उसको हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट is known as glomerular filtration rate।
और एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो GFR है वो होता है 125 ml पर मिनट, यानी हर मिनट में 125 ml जो हमारा फिल्ट्रेट है वो प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है। अगर इसको हम पूरे डे के स्पैन में देखें तो 180 लीटर्स पर डे हो जाता है। किडनीज़ के पास एक इंटरनल मैकेनिज्म है, बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि जिससे कि वो GFR को कंट्रोल कर सकती है। और ऐसा मैकेनिज्म जो होता है वो कैरी आउट होता है बाय द हेल्प ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक ऐसा सेंसिटिव रीजन है हमारी नेफ्रॉन्स में जो कि DCT और एफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट पर पाया जाता है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो जिसमें आपको देख करके समझ में आएगा, जस्ट वेट करें। हाँ, तो इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, और ब्लड को लाने वाला एफरेंट आर्टीरियोल है। उसके बाद ब्लड वापस नीचे निकल के जा रहा है इफरेंट आर्टीरियोल से, ठीक है। तो इस तरह से ये है, और फिर ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर DCT, बिकॉज देखो ये वाला पार्ट तो PCT हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, तो ये वाला पार्ट जो हो गया DCT हो गया। तो जहाँ ये जो पूरा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सॉरी, इस रेक्टेंगल को यहाँ देखो आप, जूम करके दिखाया गया है, और इसमें हमको दिखाई दे रहा है एफरेंट आर्टीरियोल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस वन, and look where is juxtaglomerular apparatus is present at the junction of afferent arteriole and distal convoluted tubule, like ये वाली पोजीशन यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी पोजीशन क्या है, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं। तो देखिए, जब भी GFR कम होता है तो क्या होता है, A fall in GFR can activate the JG cells to release renin। तो GFR के घट जाने पर रेनिन निकल के आता है। अब ये रेनिन जो है वो वाला रेनिन नहीं है जो हमने एंजाइम पढ़ा था, जो कहाँ से निकल रहा था, जो हमारे स्टमक में रिलीज़ हो रहा था, RENNIN था वो, ठीक है ना, ये वो वाला नहीं है, ये हमारे इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो रेनिन कहाँ से निकलता है, JG सेल से, यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से निकलता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में प्रेजेंट हैं, और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे ही GFR कम होता है, JG सेल्स जो है रेनिन को रिलीज़ करते हैं, और रेनिन के निकलते ही जो ब्लड फ्लो है ग्लोमेरुलस में वो बढ़ जाता है। अब सोचो, अगर ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो GFR है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है मैकेनिज़्म, इस मैकेनिज़्म से हमारा ये किडनीज़ जो हैं वो रेगुलेट कर लेती हैं अपने GFR को। तो अब आप ज़रा कंपेयर करो, कितना फिल्ट्रेट एक दिन के अंदर आपने फॉर्म किया, 180 लीटर आपने एक दिन में फॉर्म किया, फिल्टर आउट किया आपने किडनीज़ में, और यूरिन कितना निकल के आ रहा है, 1.5 लीटर। इससे हमें ये समझ में आता है कि 99% जो हमारा फिल्ट्रेट था वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो गया है रीनल ट्यूब्यूल्स में। रीनल ट्यूब्यूल्स का मतलब किडनी की ट्यूब्स, उसमें दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो गया है। अब ये रीअब्जॉर्ब वर्ड क्यों है, ये क्यों यूज़ हो रहा है, बिकॉज पहली बार तो एब्जॉर्प्शन हुआ था वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का हमारे इंटेस्टाइन में, और दूसरी बार फिल्टर आउट होने के बाद फिर अब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारी किडनी में। तो अब इसको रीअब्जॉर्प्शन ही कहेंगे, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन तो कहाँ हुआ था, हमारे इंटेस्टाइन में हुआ था, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उनका, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में वो, ठीक है। तो द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस फंक्शन आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। तो अलग अलग काइंड्स के मैकेनिज्म हो सकते हैं, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है नेफ्रॉन्स में, या तो ये एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सोडियम आयंस हैं, एट्सेट्रा, जो कि फिल्ट्रेट में हैं, इनको एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है,
तो इनको ऐसे जाने नहीं दिया जा सकता, चाहे हमें एनर्जी ही क्यों ना खर्च करनी पड़े, एक्टिव हमें मैकेनिज्म क्यों ना एम्प्लॉय करना पड़े, हम इसको रीअब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे। जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, ये रहे नाइट्रोजनस वेस्ट। सो नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से, बिकॉज उसमें एनर्जी खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, अगर थोड़े बहुत वापस आ भी रहे हैं तो वो केवल पैसिवली ही आ सकते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो ऑकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के जो शुरुआती सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पर जो पानी होता है, वाटर जो होता है, वो रीअब्जॉर्ब होता है केवल पैसिवली। तो मतलब पानी को भी शुरुआत में पैसिवली ही आने देते हैं और बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्टिवली उसका ट्रांसपोर्ट या रीअब्जॉर्प्शन किया जा सकता है। सो ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस। तो आप एक और काम होते हुए देखोगे, रीअब्जॉर्प्शन तो आपने पढ़ लिया, अब आप सिक्रीशन के बारे में पढ़ रहे हो। तो अपने जो किडनी के ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रीशन का भी काम करते हैं। तो आपने पढ़ा था कि सिक्रीशन कैसे सेल्स कर सकते हैं, कॉलमनर सेल्स कर सकते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स। सो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस का सिक्रीशन करते हैं, पोटेशियम आयंस का सिक्रीशन करते हैं, अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। सिक्रीशन कहाँ हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है फिल्ट्रेट में, जैसे सपोज़ ये है, ठीक है ना। तो सिक्रीशन होने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी से सिक्रीशन हो रहा है सब्सटेंसेस का फिल्ट्रेट के अंदर। तो इस तरह से सिक्रीशन होता है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन काफ़ी महत्वपूर्ण है यूरिन फॉर्मेशन में, बिकॉज़ इसके कारण जो आयोनिक बैलेंस है, आयंस का जो मेंटेनेंस है वो हो जाता है। एसिड बेस बैलेंस हमारे बॉडी फ्लूइड्स का इसके कारण बना रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखो यहाँ पर जैसे इस वाले डायग्राम में आप देखो सिक्रीशन कहाँ हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है ये देखिए, हाइड्रोजन आयंस सिक्रीट हो रहे हैं, अमोनिया सिक्रीट की जा रही है, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, इनका सिक्रीशन होते हुए आप देख रहे हो। वहीं आप रीअब्जॉर्प्शन होते हुए किसका देख रहे हो, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम आयंस, सोडियम क्लोराइड, वाटर, बाइकार्बोनेट आयंस, ओके, इनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। देख रहे हैं आप, सोडियम क्लोराइड, वाटर, इनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये बॉडी में दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये ये आपके समझ में आया होगा कि इन स्टेप्स का क्या मतलब है, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन, फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ें। तो अब हम आगे वाला पॉइंट जो है इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। अलग अलग ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है हमारे किडनी के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो सबसे पहले आपको मिलेगा बोमेन कैप्सूल के बाद। तो पीसीटी जो होता है, इट इज़ लाइंड बाय क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, यानी जो सेल्स हैं वो क्यूब के आकार के हैं और एपिथेलियम कैसी है, ब्रश बॉर्डर्ड है, यानी उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन का बढ़ जाता है। ये पॉइंट पता है आपको कि जब हम सरफेस पर ब्रश लाइक सेल्स या हेयर लाइक सेल्स देखते हैं जो कि रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, तो सरफेस एरिया तो बढ़ना लाजमी है। नियरली all of the essential nutrients 70-80% of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment, यानी PCT में इतना reabsorption होता है। PCT pH को मेंटेन करने में, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने में, हमारे बॉडी फ्लूइड्स के आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने में, और कुछ चीज़ों का सिलेक्टिव सिक्रीशन करने में, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, पोटेशियम आयंस, इन सब का सिलेक्टिव सिक्रीशन करने में हेल्प करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम में दिखाया था कि देखिए सिक्रीशन किस चीज़ का हो रहा है, और ये बाइकार्बोनेट आयंस के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। देखिए दोबारा से, एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस का, और सिक्रीशन किसका हो रहा है, अमोनिया है, हाइड्रोजन आयंस हैं, है ना, इनका सिक्रीशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें पीसीटी पर हो रही हैं। पीसीटी किधर है अपना, ये रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट,
हेनलेज लूप है जो नीचे मेडुला पोर्शन में चला जाता है। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, ठीक है ना। However, this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। तो क्या होता है कि जो अपने हेनले लूप होती है, हेनले लूप में हमको दो लिम्ब्स दिखाई देते हैं, एक तो होता है असेंडिंग लिम्ब और एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ देखो आप, डिसेंडिंग लिम्ब कौन सा है, ये, और असेंडिंग लिम्ब कौन सा है, ये वाला। अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसमें आप देखो कि पहचान क्या है, पहचान देखो, ये थिकनेस है। थिकनेस जो होती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आपको दो सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट। पहले आपको देखने को मिलता है नीचे थिन सेगमेंट और ऊपर आपको देखने को मिलता है थिक सेगमेंट, जबकि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो पूरा का पूरा थिन होता है। तो बस हमें ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में किस तरह से अंतर करना है। दूसरी बात ये कि इसे डिसेंडिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और असेंडिंग लिम्ब क्यों बोलेंगे, क्योंकि फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसका जो असेंडिंग लिम्ब है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बात में कि हमारा जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स है वो हाई बनी रहे, किसमें, इंटरस्टिशियल फ्लड में। यानी हमारे लूप ऑफ हेनले के बाहर जो फ्लड प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले के बाहर, ध्यान रहे कहाँ पर, ये जो जोन है, ये बाहर की तरफ जो सेल्स हैं, इसमें जो फ्लड प्रेजेंट है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लड है, इसकी ऑस्मोलैरिटी हाई रहे। बिकॉज अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको देखना इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो ऑस्मोलैरिटी इस जोन में, यानी कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी कम है, उसके बाद मेडुला में जैसे जैसे नीचे जाओगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स इंक्रीजेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सी द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रेगुलरली। हम इसकी वजह से पानी को भी देखते हैं कि पानी बहुत अच्छे से रीअब्जॉर्ब होता है हमारे लूप ऑफ हेनले के हेल्प से, या हमारे कलेक्टिंग डक्ट के हेल्प से, या हमारे जो पीसीटी और डीसीटी हैं उनमें से। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी का बढ़ना है, ये वाटर के पैसिव एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है ना। सो जैसे जैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लड की, आप देखोगे कि जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है हमारे लूप ऑफ हेनले में से, उसमें से पानी निकलता चला जाएगा। तो देखिए ज़रा आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। तो देखो ज़रा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि केवल वाटर यहाँ से जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये परमिएबल है वाटर के लिए, बट ये इम्परमिएबल है दूसरे किसी सब्सटेंस के लिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो अगर पानी निकलता हुआ चला जाएगा इसमें से, तो क्या इसकी कंसंट्रेशन, जो फिल्ट्रेट अंदर बह रहा है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी? आंसर है यस। कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा जैसे जैसे नीचे जाएगा, यस। So this concentrates the filtrate as it moves down. The ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. Therefore, the concentrated filtrate passes upward, it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid. तो अब क्या होगा, ऊपर वाला जो अपना ये वाला पूरा लिम्ब है, इसमें आप देखो क्या हो रहा है, इसमें आपको पानी जाता हुआ नहीं दिख रहा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हुए दिख रहे हैं, रीअब्जॉर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आइदर एक्टिव मैकेनिज्म से और पैसिव मैकेनिज्म से। जो भी है, जब वो जाएंगे छोड़ करके फिल्ट्रेट को, तो क्या होगा, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत हाई है यहाँ इस जोन में, लेकिन जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा, यात्रा करेगा अपनी, इसमें से सॉल्ट्स निकलते चले जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते चले जाएंगे। तो क्या आपको धीरे धीरे इसका फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो घटता हुआ दिखाई देगा?
आंसर आएगा यस। एज इट मूव्स अप इन द असेंडिंग लिम्ब वी सी दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट बिकम्स लेस, सो इट बिकम्स डाइल्यूटेड। दूसरे वे में हम कहें तो वो डाइल्यूट हो चुका है। अच्छा, जैसे जैसे नीचे आया था क्या हो रहा था, वाटर निकल रहा था, तो कैसा होता चला जा रहा था, कंसंट्रेटेड। उसके बाद फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते चले जाएंगे और उसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, ये डाइल्यूटेड होने लग जाएगा। तो इस तरह से ये हम होते हुए अपने लूप ऑफ हेनले में देखते हैं। लास्ट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको डीसीटी कहा जाता है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में आप देखोगे कि सोडियम आयंस का और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कंडीशनल, मतलब कुछ कंडीशंस में होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, हमेशा नहीं होगा, कंडीशनल होगा, बॉडी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होगा। बॉडी को अगर ज़रूरत होगी तो सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा या वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा इस सेगमेंट में। डीसीटी का एक काम और है कि डीसीटी में बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और यहाँ पर आप सिक्रीशन होते हुए भी देखोगे हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन आयंस का और पोटेशियम आयंस का, और इसमें आप अमोनिया का सिक्रीशन भी होते हुए देखोगे, जिसके कारण जो पीएच है और सोडियम पोटेशियम बैलेंस है अपने ब्लड का वो मेंटेन रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम होते हुए देखते हैं कहाँ पर, डीसीटी में। तो बस हमें ये ध्यान रखना है इन चीज़ों को। डीसीटी में देखो क्या हो रहा है, डीसीटी में देखो सिक्रीशन किसका हो रहा है, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस। ऑप्शन किसका हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस, सोडियम क्लोराइड और वाटर। बट ये सब कंडीशनल है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर है। बॉडी को अपना ब्लड का पीएच मेंटेन करना है या बॉडी को अपना जो है जो वाटर का लॉस है वो घटाना है, तो ये सब चीज़ें कर सकती है बॉडी। या मान लो इलेक्ट्रोलाइट्स को कंजर्व करना है तो सोडियम क्लोराइड को यहाँ से भी वो रीअब्जॉर्ब करेगी। तो ये सब चीज़ें आप होते हुए देखते हो। या पीएच को मेंटेन करना है तो बाइकार्बोनेट्स को रीअब्जॉर्ब कर लो, तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर आप लास्ट में देख रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में से भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकता है और यूरिया भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा ये पैसिव होता है यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन। तो फिर यूरिया जो है वो दोबारा से हमारे असेंडिंग लिम्ब में आ सकता है और फिर वो दोबारा अपनी यात्रा कर सकता है, मतलब दोबारा से यहाँ से वो जाएगा और फिर दोबारा अपना रास्ता लेगा और दोबारा इधर आएगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को तो अब की बार उसको पास कर देगी, नहीं तो वो दोबारा साइकिल को फॉलो करता रहेगा। तो इस तरह से होता रहता है। तो हमने अभी यहाँ पढ़ा, इसके बाद हम कलेक्टिंग डक्ट को पढ़ते हैं। सो दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला। तो आप देख रहे हो ना इस डायग्राम में, कॉर्टेक्स कहाँ है, ऊपर की तरफ है ना। तो कॉर्टेक्स से देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये कलेक्टिंग डक्ट और नीचे तक जा रही है, मेडुला तक जा रही है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन। तो पानी को बचाने के लिए यहाँ पर भी प्रयास हो सकता है, यहाँ पर भी वो रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, जिससे कि यूरिन अपनी कैसी हो जाएगी, और कंसनट्रेटेड हो जाएगी। दिस सेगमेंट्स अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलैरिटी। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा यूरिया हमारे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चला जाए। तो भाई मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या है, ये वाला पोर्शन जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल फ्लड है यहाँ पर ये यूरिया जा सकता है, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर बढ़ेगी। और इट ऑल्सो प्लेज ए रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। और इसके कारण क्या होता है, अपने ब्लड का पीएच है या आयोनिक बैलेंस है तो वो भी मेंटेन हो सकता है। बिकॉज क्या हो सकता है कि कलेक्टिंग डक्ट से आप देखोगे सिलेक्टिव सिक्रीशन हाइड्रोजन आयंस का और पोटेशियम आयंस का। तो अगर हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस सिलेक्टिवली सिक्रीट हो रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, अगर सिक्रीशन होगा इनका हाइड्रोजन आयंस का या पोटेशियम आयंस का, तो क्या होगा, अपना जो ब्लड है
उसका जो पीएच है या आयोनिक बैलेंस है वो मेंटेन यहाँ पर भी किया जा सकता है। वैसे हमने यहाँ पर देखा था होते हुए डीसीटी पर, हमने यहाँ पर भी देखा था ये होते हुए पीसीटी पर, बट यहाँ पर भी ये काम हो सकता है। तो अभी हमने इस वीडियो में वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ा नेफ्रॉन के, और हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, कहाँ कहाँ नेफ्रॉन में कौन कौन से सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब होते हैं, या कौन सा पोर्शन किस काम को कर सकता है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और आप टेक्स्ट बुक से एक बार और पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको ये कंटेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।